हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब खम्मा खड़ी दोस्तों। अब हम फिर लौट के आए हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरंग के साथ। चैप्टर का नाम है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। नाम के लिए इसको चैप्टर बोला गया है। एक्चुअली में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इन्वॉइसिंग कब की जाती है, क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है और डेबिट नोट कब इशू किया जाता है, इन सब के क्या क्या ड्यूरेशंस होते हैं, किस हिसाब से इशू किया जाता है, इनके कंटेंट क्या होते हैं, बस इतनी सी ही बातें हैं। नाम के लिए चैप्टर है। कई लोग इसको कैटेगरी सी, जब वो डिवाइड करते हैं कैटेगरी सी में ले जाते हैं, बी में जाते हैं। भाई ये कोई कैटेगरी का पार्ट नहीं है, तो सिंपल सा लॉजिक है। एक बार भी समझ के रख लिया आराम से याद रहता है, दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा हमारे रिकैप्चुलेट वाले मॉडल पे। ओके, हियर वी गो। हु कैन रेज अ टैक्स इनवॉइस। देखो सिंपल सी कहानी है टैक्स इनवॉइस। अच्छा, टैक्स इनवॉइस म्हणजे काय? पहला क्वेश्चन तो ये ना, टैक्स इनवॉइस म्हणजे काय। देखो आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, समझो कल को आपने अपना एक सेलफ़ोन बेचा, अपने किसी दोस्त को अपना एक सेलफ़ोन बेचा, क्या आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो? आंसर इज़ नो। आंसर इज़ अ बिग नो। कौन इशू कर सकता है टैक्स इनवॉइस? टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है? जब आप बिल में एक अमाउंट जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसके साथ साथ में आप टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हो सामने वाले से, ताकि गवर्नमेंट को दे सको। तो देखो किस किस को टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है। तो सबसे पहला ही पॉइंट क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स इनवॉइस इशू करेगा ना। आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करोगे, गवर्नमेंट तक पहुँचाओगे कैसे? कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन? सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज या फिर रिसीविंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अब ये वाला कौन सा वाला था? ये वाला आरसीएम वाला कॉन्सेप्ट था। जब आरसीएम के अंदर हम लोग गुड्स रिसीव करते हैं, जहाँ पे जिस कैटेगरी में हमको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स भरने बोला है, वहाँ पे हम खुद ही इन्वॉइस इशू करते हैं, वहाँ से इन्वॉइस इशू नहीं किया जाता है। तो ये उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। बेसिकली मेरा मेन कंसर्न फिलहाल ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन तो होना ही चाहिए ना भाई। अच्छा, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। अगर किसी को याद है, कोई स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहा है, तो एक चैप्टर था टाइम ऑफ सप्लाई। वहाँ पे एक सेक्शन था, सेक्शन 31, इफ़ आई रिमेंबर सेक्शन 31 था। 31 में हमने ये वाली बातें डिटेल में कवर करी हुई है कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, सर्विस के केस में क्या होता है, अगर वो रिवर्स चार्ज वाला है तो क्या होता है। हमने वहाँ टाइम लिमिट डिस्कस किया था कि जो टैक्स इनवॉइस है वो कितने टाइम में इशू कर देना है। अब मैं बहुत ग्लिम्स और बहुत फास्ट जा रहा हूँ इस एक पॉइंट के लिए, बिकॉज ये हम कवर कर चुके हैं। तो क्या था, अगर गुड्स की बात करें तो बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर गुड्स में मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, मूवमेंट करके डिलीवरी करना पड़ेगा, तो जब माल निकाल रहे हो उसी टाइम पे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, भाई मैं दुकान पे आया, मैं तुरंत वहीं पे उसको माल दे रहा हूँ, तो मूवमेंट करना ही नहीं पड़ेगा मुझे। तो जिस टाइम डिलीवरी दे रहा हूँ उसी टाइम बिल बनाना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर मैं सेल या रिटर्न वाली सप्लाई कर रहा हूँ, वो याद है रख ले, जमा तो रख ले वरना वापस दे देना, तो उसमें क्या है, हम लोग देखते हैं 6 महीने वाला टाइम या तो जब माल निकाल रहे हो तब, या फिर 6 महीना, विच एवर इज़ अर्लियर, तब तक क्या करना पड़ेगा आपको, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर वो सर्विस है तो विद इन 30 डेज़, जब आपने सर्विस दे दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर, और अगर आप बैंकिंग कंपनी है तो 45 डेज़ के अंदर अंदर इंश्योरेंस बैंकिंग के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। आई अगेन रिपीट, ये वाली सारी बातें हम कर चुके हैं पहले, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जिसको डिटेल में सीखना है, रेफ़र टू माय वीडियो टाइम ऑफ सप्लाई, जहाँ पे हमने कंप्लीट चीज़ें कवर की है डिटेल में, वो भी बहुत छोटे से लेक्चर के अंदर और ब्यूटीफुल चार्ट के साथ में। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई, यहाँ पे भी हमने सीखा था, जो कंटिन्यूस सप्लाई होता है, जो ईच सक्सेसिव स्टेट में जो पीरियडिकली इशू करते हैं, उस पर्टिकुलर पेमेंट जो इशू करते हैं उसी टाइम पे हम इशू करते हैं, टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। फिर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे भी सेम वही कहानी जो हमने वहाँ सीखी थी, इसलिए मैं उसको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहिए तो लिंक भी नीचे दे दूँगा ताकि आप उस वीडियो को रेफ़र कर लें, कि सिर्फ इस एक पॉइंट के लिए बस। बाकी सारे पॉइंट इस चैप्टर के एक्सक्लूसिव पॉइंट है जो किसी पॉइंट में कवर नहीं है पहले। ओके, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। अब पता है जब नया नया जीएसटी आया था तो मेरे क्लाइंट्स लोग मुझसे बहुत पूछते थे कि निखिल भाई
गुजराती का निखिल भाई बोलते थे, कुछ लोग निखिल जी बोलते थे, कुछ अपने ही एज वाले तो निखिल निखिल बोलते थे। सभी लोग का कॉमन क्वेश्चन था कि बॉस प्लीज़ हमको एक्सप्लेन करो, ये जीएसटी में सुना है कि बहुत अड़ंगे बड़ंगे आ गए, बहुत सुपरमैन बैटमैन चाहिए इन्वॉइस बनाने के लिए, ये सब चीज़ें चाहिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। तरह तरह से लोग अपने सॉफ्टवेयर बेचने के लिए पब्लिक को उल्लू बना रहे थे कि इन्वॉइस ऐसा होना चाहिए, ये फॉर्मेट लो, वो फॉर्मेट लो। डिपार्टमेंट ने खाली इतना बोला है, क्या बोला डिपार्टमेंट ने, हमको ये कंटेंट मिलना चाहिए टैक्स इन्वॉइस के अंदर। आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, वर्ड में बना रहे हो, एक्सेल में बना रहे हो, हमको तंबूरा फ़र्क पड़ता है, हमको ये चीज़ें बिल में मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? जो माल सप्लाई कर रहा है, कहना इसे मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ, सेलर का जीएसटी नंबर होना चाहिए। जो माल आप बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कितना आप टैक्स चार्ज कर रहे हो उस बिल में वो उस पर लिखा होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर, डेट एंड डेट ऑफ इशू, भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल नंबर 2 फिर सीधा बिल नंबर 8 फिर बिल नंबर 6, ऐसा नहीं। सीरियल वाइज नंबर होना चाहिए, डेट के साथ होना चाहिए। जीएसटी ऑफ रिसिपेंट इफ रजिस्टर्ड, यानी कहना से परचेजर अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर लिख दो। कितना माल दे रहे हैं, क्वांटिटी, प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखा हुआ होना चाहिए, एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, डिलीवरी कहाँ दे रहे हैं उसका। कई बार ऐसा होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कोई और बन रहा है लेकिन डिलीवरी कहीं और देना है, याद है बिल टू शिप टू मॉडल, तो दोनों डिटेल्स वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, नेम एड्रेस रिसिपेंट। रजिस्टर्ड नहीं है तो, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी तो नहीं होगा, बट एड्रेस तो होगा, वो होना चाहिए। अगर कोई टैक्स पेबल और रिवर्स चार्ज है तो वो भी इनवॉइस में अपने को लिखना चाहिए। जब हम खुद से ही बना रहे हैं तो लिख देंगे, वो सिंपल सी कहानी, रिसिपेंट हम लोग खुद हैं। HSN कोड क्या था, हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, हमने नोमेनक्लेचर, तो ये HSN कोड भी लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको पता होना चाहिए ना, वो अपने सीखा हुआ होगा पूरा कि टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो इतना डिजिट का चाहिए, उससे ज़्यादा इतने डिजिट का चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। इन शॉर्ट HSN नंबर लिखा होना चाहिए। टैक्स रेट लिखी होनी चाहिए कि CGST कितना है, GST कितना है, IGST कितना है, व्हाट सो एवर इज़ एप्लीकेबल। और सिंपल सी कहानी है, जो बिल बना रहा है उसका साइन तो होना चाहिए। तो ये बेसिक सी बातें हैं, मैंने पहले ही कहा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, अब ये देखो, ये बच्चों वाली बातें हैं कि इनवॉइस किस तरह से इशू करेंगे। जब आप सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहे हैं तो आप 3 कॉपी बनाएंगे इनवॉइस की, 3 कॉपी। पहला किसके लिए होगा, आपके परचेजर के लिए। दूसरा किसके होगा, डुप्लीकेट कॉपी, दूसरा वाला किसके लिए होगा, जिस ट्रांसपोर्टर के थोड़ा माल भेजोगे उस ट्रांसपोर्टर के लिए। तीसरा कॉपी होगा खुद अपने लिए, खुद के लिए ओन, ताकि अपनी बिल्डिंग प्रॉपर बनी हुई रहे। अब सर्विस में आप किस ट्रांसपोर्टर को सर्विस करने के लिए दोगे, तो खुद जाके सर्विस करोगे, तो 2 ही कॉपी बोल दिया कि ओरिजिनल रिसिपेंट के लिए और डुप्लीकेट सप्लायर के लिए। सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इशूड ड्यूरिंग अ मंथ और क्वार्टर शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR1। GSTR1 में आपको, आपने जितना भी सप्लाई किया है ईदर ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज, आपको इनवॉइस नंबर वाइज डिटेल डालनी पड़ती है। ओके, अच्छा, ये रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस का क्या है सीन, देखो ध्यान से। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस टू बी इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इज इफेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन सा पीरियड, ये आपका है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आपने सीखा था कि अपने वो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी या कंपलसरी हो गया या थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया एक डेट से, हमारे पास टाइम है कि 30 दिन में नंबर के लिए अप्लाई कर दें। जब हम 30 दिन में अप्लाई कर देते हैं तो इफ़ेक्टिव डेट क्या होता है, जिस दिन एलिजिबल हो गए थे उसी दिन से। लेकिन सर्टिफिकेट तो हो सकता है कि 15 दिन बाद आया, 20 दिन बाद आया। तो इस पीरियड के अंदर, क्या इस पीरियड में आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते थे? आंसर इज़ नो, क्योंकि आप एलिजिबल तो हो गए थे लेकिन आपको नंबर तो मिला ही नहीं था। एलिजिबल तो इसी दिन से थे बट नंबर तो नहीं मिला था, तो टैक्स इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकते। तो इस पीरियड के अंदर जब मैंने सप्लाई किया होगा
तो कौन सा बिल इशू किया होगा? नॉर्मल बिल इशू किया होगा जो टैक्स इनवॉइस नहीं हुआ होगा। अब जैसे ही मेरे को नंबर मिलेगा जो इस डेट से मिल गया, तो इस पीरियड के जितने बिल थे उन सब के लिए मैं क्या इशू करूँगा? रिवाइज्ड बिल, जो कि क्या होगा? टैक्स इनवॉइस होगा। ठीक है इतना? अच्छा ये क्या है? कंसोलिडेटेड टैक्स रिवाइज टैक्स इनवॉइस मे बी इशूड, देखो मे लिखा है, मे बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। भाई अगर मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया था तो भले वैसे भी उसको कौन सा आईटीसी मिलने वाला है, तो मैं चाहूँ तो उस केस में मैं जितना भी सप्लाई किया उस 15-20 दिन के दौरान मैं सभी का एक इन्वॉइस, सिंगल इन्वॉइस इशू कर सकता हूँ, दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज consolidated revised tax invoice cannot be issued in respect of all unregistered recipient if the value of supply exceeds 2.5 lakh during this period। ये याद रहे जो हमने कहा कि हम एक बिल इशू कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड को, ये सिर्फ तभी कर सकते हैं जब वो इंट्रा स्टेट हो। अगर वो इंटर स्टेट हो जाता है, दूसरे स्टेट में भी हमने सप्लाई कर दिया उस 15 दिन के दौरान, और अगर वो कीमत 2.5 लाख से ज़्यादा की है, तो भैया कंबाइंड इन्वॉइस मत इशू कर। भले ही उसको आईटीसी नहीं मिलेगा तो सिंगल इन्वॉइस दे, क्योंकि तू बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा आदमी है तू। तो ये तो हुआ एक कहानी, ये कहानी यहाँ तक ख़त्म। ये नेक्स्ट कहानी अलग है, देखो नाम वैसा है बड़ी दूसरी कहानी है, इसको मिक्स मत करना। नोन एज CTI, कंसोलिडेटेड टैक्स इन्वॉइस। अब ये क्या है? देखो कुछ केसेस में ना टैक्स इन्वॉइस इशू करना ज़रूरी नहीं होता है रोज़ हर चीज़ के लिए। अरे एग्जाम्पल बताऊंगा तुमको, सुनो एग्जाम्पल। कब तुम पान खाने गए हो पान पट्टी वाले के पास? गए हो क्या? अरे मैं वो जर्दे वर्दे वाले की पान की बात नहीं कर रहा, मीठा पान भी तो होता है, गंदी सोच वालों। नहीं, अगर नहीं गए तो तुम्हारा जीवन खराब है। ठीक है, देखो भिन्न भिन्न प्रकार के हमने पान सुने हैं। मीठे पान जो आते हैं, चॉकलेट पान आते हैं, गोला पान आता है, बहुत सारे पान आते हैं, जाने दो। तो वो जो पान होते हैं, कोई पान 50 का आता है, कोई पान 60 का आता है, कोई पान 70, कोई पान 20 रुपये का भी आता है। डू यू थिंक वो पान पट्टी वाला इतना फोकट बैठा है तुम्हारे लिए? हर पान का बिल, रुको बिल। अच्छा अब तुम ऐसा सोच सकते हैं कि सर वो पान वाला तो GST नंबर लेके भी नहीं रखा होगा। हु नोस, देयर आर बड़े बड़े पान वाले जो GST नंबर लेके रख रहे हैं। लाइक जैसे मैंने बहुत पहले एग्जांपल दिया था तुमको मुच्छड़ पान वाले का, वो तो पान एक्सपोर्ट तक करता है, मुंबई में ही है मुच्छड़ पान वाला। वहाँ तो पान खाने वाले BMW में आते हैं कितनी बार। ही हैव बिग क्लाइंट्स। तो इन दैट केस महंगे पान भी है, सस्ते पान भी हो सकते हैं उसके पास में, या कोई और पान वाला है उसकी इच्छा, वॉलंटरी इच्छा हो गई नंबर लेने की। मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो नंबर लेगा या नहीं लेगा वो हमें दिमाग नहीं लगाना है, हम समझ रहे कॉन्सेप्ट। तो जस्ट इमेजिन, क्या वो पान वाला हर एक पान का बनाएगा इनवॉइस बैठ के? अब वो तो चॉकलेट भी बेच रहा है, टॉफ़ी भी बेच रहा है 1 रुपये का। तुम लोग गए, कोई गया वहाँ पे, भाई 2 टॉफ़ी दे 2 रुपये का, 2 रुपये का टॉफ़ी, रुक जा बिल लेके जा, 2 रुपये प्लस GST। सोचो ना हाउ फनी वुड इट बी। तो रिपार्ट लॉ मेकर्स ने क्या बोला, टैक्स इनवॉइस, भैया जो टैक्स इनवॉइस है इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है 200 से कम है, और जो रेसिपिएंट जिसको दे रहे हैं, जिसको पान बेच रहा है वो सामने वाला, वो अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट बोलता है मुझे बिल नहीं चाहिए। आई रिपीट, 3 बातें होती हैं। एक तो 200 से कम का वैल्यू ऑफ सप्लाई है, दूसरा सामने वाला जो पान खरीदना है वो अनरजिस्टर्ड है, तीसरा वो बोलता है भाई मेरे को बिल नहीं चाहिए 10 रुपये का। ये तीनों बातें फुलफिल होंगी तो ही उसको सिंगल बिल इशू करने से बच सकता है। हालांकि कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड फॉर सच सप्लाईज एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज। देखो ये शैल लिखा है, मे भी नहीं है, शैल है, कंपल्सरी। सब समझने का अच्छे से, शैल और मे। तो इफ ऑल दिस 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इंडिविजुअल बिल का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक कंबाइंड बिल पूरे दिन के एंड में, महीने के एंड में नहीं है, दिन के एंड में बनाना पड़ेगा। हो सकता है उसे दिन में 100 पान बेचे, तो 100 × 10 का पान होगा तो 1000 रुपये बिल बना के रख देगा रात में।
उससे बिल बनाए किसको देगा? अरे किसी को नहीं देगा, रख देगा अपने बिल के फाइल में, सिंपल। ऐसे थोड़ा थिंक प्रैक्टिकली है। पब्लिक सोचेगा अच्छा 10 लोग का बिल, 10 लोग का पान बेचा, साथ में बिल बनाया, तो क्या नेक्स्ट सबको देगा वो? तो बिल ले लो, बिल का कॉपी ले लो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं करेगा वो। दिस इज़ जस्ट फॉर हिज डॉक्यूमेंटेशन। और डिपार्टमेंट तो उसी के भरोसे तुम्हारे पास वसूली करने आ ही जाएगा। हाँ भैया बहुत पान बेच रहे थे बड़ू, चलना GST दे दे। अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स इज बिल ऑफ सप्लाई। कौन इशू करता है? ये भी रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है। कोई भी एक ऐसा बंदा जो एग्जेम्प्टेड गुड्स दे रहा है या सर्विसेज दे रहा है, या वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर, याद है अपनी क्या बोलते हैं उसको प्यार से, दिस वाज गरीबों का स्कीम। तो या तो वो गरीबों के स्कीम में रजिस्टर्ड है या वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई देता है। तो क्या वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है? आंसर इज नो। वो टैक्स किसी से मांग ही नहीं सकते, दोनों के दोनों। तो देखो यहाँ पे लिखा है दे कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, दे विल इशू समथिंग जो दिखता है बिल्कुल टैक्स इनवॉइस जैसा, लेकिन वहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा होगा? बिल ऑफ सप्लाई। बाकी कंटेंट सारे वही है जो ऊपर पढ़े अपन ने, कि ये डिटेल सब होनी चाहिए, सिग्नेचर सब कुछ सेम है, बस ऊपर क्या लिखा होगा? बिल ऑफ सप्लाई। और GST के डिटेल इसमें नहीं होगा, बिकॉज हम GST मांग ही नहीं सकते। समझा यहाँ तक? अच्छा उसके बाद देखो ये चीज़, ये सब वो बातें हैं जो एक आम इंसान को अच्छी से पता होती है बाय डिफ़ॉल्ट। रिसीट वाउचर। नाउ व्हाट इज दिस रिसीट वाउचर? कई बार क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि भाई हम तेरे को माल गुड्स तभी देंगे जब तू हमें एडवांस देगा। तो रिसिपेंट क्या होगा? कुछ तो एडवांस देगा। अब एडवांस के बदले पता है तुरंत रिसिपेंट क्या बोलता है? भाई कुछ तो सबूत दे, कुछ तो दे। तो क्या मैं उसको बिल इशू कर सकता हूँ? क्या मैं उसको बिल इशू कर सकता हूँ? हाँ फंस गए यहाँ पे। क्यों नहीं इशू कर सकता? हमने थोड़ी देर पहले भी सीखा, TOS में भी सीखा था कि मैं गुड्स डिलीवरी देने के पहले कभी भी इशू कर सकता हूँ। तो मैं अभी भी बिल इशू कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी इशू करूँ क्या इस केस में? नहीं, बिकॉज अब तक टाइम लिमिट ख़त्म नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं हुआ है, मूवमेंट नहीं हुआ है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि रिसीट वाउचर भी इशू कर सकता हूँ। हो सकता है 1 लाख का सप्लाई था, सिर्फ 1000 ही दे रहा है वो, तो 1000 के लिए क्या बिल इशू करूँ? तो मैंने क्या बोल दिया, ले रिसीट का वाउचर ले ले। तो क्या होगा वो? रिसीट वाउचर। जैसे आप लोग जब क्लासेस में भी आते हैं हमारे, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग कुछ पैसे देते हैं, क्या आप लोग एक बार में पूरी फीस भर देते हैं? जवाब है ना। तो आप जो पैसे देते हैं उसके बदले हम आपको पूरा एक बिल देते हैं या रिसीट वाउचर देते हैं? हम आपको रिसीट देते हैं, ठीक है, और वो रिसीट वाउचर कहलाता है। ऊपर लिखा होता है उस पर वाउचर, तो कोई बच्चे पढ़ते भी नहीं है, ठीक है, ओके। वेर अब कभी कभी क्या, एक देखो दिक्कत है, ये मस्त एकदम दिक्कत, ये दिक्कत का समाधान है नीचे। कभी कभी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल। कभी कभी जब हम एडवांस ले रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता है कि जो गुड्स या उसको जो हम चीज़ें देने वाले हैं उसकी रेट ऑफ टैक्स क्या होगी। तो अगर पता ही नहीं है तो क्या करें? तो एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस अगर रेट नहीं पता तो आप 18% के हिसाब से उस पर GST लगा दोगे। अगर नेचर नहीं पता तो आप क्या मानोगे? इंटर स्टेट सप्लाई मान के IGST उस पर लगा सकते हो। अच्छा नेक्स्ट, दिस इज रिफंड वाउचर। ये ऊपर वाले का ही एक्सटेंशन है। देखो मैं सप्लायर हूँ, मैंने सप्लाई करने का वादा किया, एडवांस मांग लिया, रिसीट वाउचर दे दिया। अब क्या हुआ? अगर मैं सप्लाई कर दूंगा तब तो इन्वॉइस दे दूंगा। अब क्या किया मैंने? सप्लाई किया ही नहीं, तो टैक्स इन्वॉइस भी नहीं दूंगा। तो जब टैक्स इन्वॉइस नहीं दूंगा तो जो पहले रिसीट वाउचर दिया था उसके बदले अब क्या दूंगा? उसको उसका एडवांस वापस दे दूंगा और बदले में क्या इशू कर दूंगा इस बार? रिफंड वाउचर। समझा? पहले लिया सप्लायर ने तो रिसीट वाउचर दे दिया, अब सप्लाई सर्विस दे देगा या गुड्स दे देगा तो इन्वॉइस दे देगा, नहीं देगा तो बोलेगा पैसा वापस दे।
तो पैसा वापस दे दूंगा, लेकिन सबूत क्या पैसा वापस दिया, तो क्या इशू करूंगा, रिफंड वाउचर इशू कर दूंगा। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर्स। नाउ पेमेंट वाउचर, अब ये क्या है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और रिसीव कर रहे हैं टैक्स सप्लाईज टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, याद रखो, याद है पूरा अपने आरसीएम सीखा हुआ है, जो रिसीव कर रहा है अगर उस पे ही जीएसटी भरना एप्लीकेबल है, 9(3) भी हो सकता है, 9(4) भी हो सकता है। एक में नोटिफाइड था और एक में यूआरडी से परचेजेस थे, वो वाले परचेजेस थे। तो अगर 9(3) वाले सेक्शन में फॉल कर रहा है, ये अपन ने आरसीएम में सीखा है, ये भी आरसीएम में सीखा है, ये डिस्कस करने दोबारा बैठे तो लेक्चर 1 घंटे का हो जाएगा, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं सीखा है, नहीं आता है, गो एंड रेफर बैक द लेक्चर ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी, इसमें एक पार्ट में अलग से सिखाया हुआ है मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। अगर 9(3) वाला आरसीएम के अंदर फॉल कर रहा है और सप्लायर रजिस्टर्ड है या सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, या इस केस का तो हमेशा ही सप्लायर अनरजिस्टर्ड ही होता है, तो रिसिपिएंट यानी कि जो गुड्स रिसीव कर रहा है या सर्विस रिसीव कर रहा है, वही क्या इशू करेगा, पेमेंट वाउचर इशू करेगा, द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर। आज देखो सिंपल है ना, सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है और रिवर्स चार्ज में मुझे टैक्स भरना है, अगर मुझे टैक्स भरना है तो सिंपल है, मैं क्या इशू करूँगा, आई विल इशू पेमेंट वाउचर कि ले भाई पेमेंट वाउचर, मैं तेरे को पेमेंट दे रहा हूँ। अच्छा, सेम उसी केस में कभी कभी मैं इनवॉइस भी इशू कर लेता हूँ। कैसे कैसे कैसे, ध्यान से देखो, अगर वो 9(3) वाला आरसीएम है, वो नोटिफाइड आरसीएम है, गवर्नमेंट ने बोला तुमको हमेशा खुद ही आरसीएम भरना पड़ेगा, तो इन दैट केस अगर वो सामने वाला बंदा जो मेरे को सप्लाई कर रहा है अगर वो रजिस्टर्ड है, तब तो जब वो गुड्स भेजेगा साथ में इनवॉइस तो भेजेगा ही ना, भले इनवॉइस में जीएसटी नहीं होगा, इनवॉइस तो भेजेगा ही। अब जब मैं पेमेंट करूँगा, आई विल गिव पेमेंट वाउचर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किसी किसी केस में जब सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है और मुझे फिर भी गवर्नमेंट ने बोला है तू आरसीएम में टैक्स भर, तो वहाँ तो मुझे कोई इन्वॉइस ही नहीं आया वहाँ से। अब वहाँ से इन्वॉइस ही नहीं आया तो पता है हमारे चैप्टर आईटीसी जहाँ पे हमने क्या सीखा है, हमारे पास इन्वॉइस होना चाहिए आरसीएम वो आईटीसी क्लेम करने के लिए, तो अब वहाँ से इन्वॉइस आया ही नहीं तो क्लेम कैसे करूँगा। तो उस सेक्शन को कंप्लाई करने के लिए यहाँ पे डाल के क्या बोल दिया कि अगर यूआरडी से परचेज हुआ है, तुमको आरसीएम में भरना पड़ रहा है, तुम्हारे पास इन्वॉइस नहीं है, तुम आईटीसी क्लेम कैसे करोगे, तो तुम क्या करो, तुम खुद इन्वॉइस इशू कर दो खुद को। समझा कैसे कनेक्टिविटी बैठ रही है पूरी यहाँ से वहाँ पे कि क्यों आया ये चीज़। अच्छा, नेक्स्ट है तुम्हारा क्रेडिट नोट, where one or more tax invoices have issued for supply of any goods or services or both. Taxable value in invoice is more than taxable value in respect of such supply, या फिर tax charge in invoice is more than tax payable in such respect of such supply, where the goods supplied are returned by the recipient or where the goods received or both supplied are to be found deficient। अरे बहुत सिंपल कहानी बताऊँ तुमको, क्या है मालूम है, कैन आई से दिस इज सेल्स रिटर्न। अरे सिंपल फंडा क्या है, मैंने सेल किया, मुझे उससे पैसा मिलने वाला था। अच्छा, जब मुझे उससे पैसा मिलने वाला था, मैं तो अपन अकाउंट्स सब जानते हैं, जब मैं डेटर की एंट्री मारता हूँ तो मैं एंट्री क्या मारता हूँ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मैं डेबिट करता हूँ मेरे डेटर को। अब किसी भी वजह से मैं अपना सेल रिटर्न हो गया, माल वापस आ गया है, या समझो वापस नहीं आया, उसने बोला ये माल डिफेक्टिव था, तो 100 रुपये कम दूंगा, अब वो 100 रुपये कम देगा, तो कहना है जो मैंने डेटर्स डेबिट करके रखा है 1000 रुपये से, मुझे 1000 तो नहीं मिलेगा पूरा, अब तो 900 ही मिलेगा, तो 100 तो हमेशा खड़े रहेगा उसके अंदर। तो इसके लिए वहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन क्या बनता है कि आप 100 का क्या करो ना, क्रेडिट नोट इशू कर दो। तो आपने डेबिट कर रखा है 1000 से, आप 100 से कर दो क्रेडिट, एज गुड एज सारे कॉन्सेप्ट में वो क्या है, सेल्स रिटर्न, ये माल नहीं आके सेल्स का पैसा कम हो गया,
या मुझे कम मिलने वाला है किसी भी और वजह से, या मेरा माल पहुंचा ही नहीं, आधा ही माल पहुंचा, कम ही मिलेगा ना पैसा इन शॉर्ट, तो भाई क्रेडिट नोट इशू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मे इशू वन और मोर क्रेडिट नोट फॉर सप्लाईज मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। सिंपल सी कहानी है, उनकी मर्जी है भाई, रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब ये था क्रेडिट नोट, इसी का रिवर्स क्या है आपका डेबिट नोट। इसको मैं प्यारी भाषा में क्या बोलता हूँ मेरे लिए, परचेज रिटर्न। भाई सिंपल सा फंडा है, मैंने माल जब किसी से खरीदा तो मैंने क्या एंट्री मारा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, मैंने क्रेडिट किया, मुझे पैसा देना है उसको। अब या तो मैंने कोई माल रिटर्न कर दिया तो क्या मैं उसको पैसा चुकाऊंगा जो लिखा है मैंने वहाँ पे, नहीं, कुछ कम चुकाऊंगा तो मैं डेबिट कर दूंगा उसको। या मैंने बोला माल आधा ख़राब है तो आधा पैसा कम दूंगा, तो भाई इन शॉर्ट क्रेडिट नोट का रिवर्स क्या है, डेबिट नोट। ठीक है, मेरा परचेज रिटर्न हो गया, किसी भी वजह से हो सकता है। तो बस ये एक बेसिक सा चैप्टर था, बहुत ही कॉमन सेंस वाला चैप्टर था जो आजकल लैग करता है काफ़ी सारे लोगों में। सो इसी के साथ ये चैप्टर हमने आई गेस काफ़ी कम टाइम में कवर अप कर लिया है। और अगर आपने ये लेक्चर एक दो बार सुन लिया तो इनफ है, इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकताएं नहीं है, इतना समझना ही काफ़ी है। ठीक है, बस ये याद रहे, ये वाला जो है सेक्शन 31 टाइम ऑफ सप्लाई, ये ढंग से एक बार देख लेना वो सेशन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ हो तो। दैट्स इट, सो दैट्स इट फॉर द डे, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर देयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा, मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।